Hello guys, how are you all? I think you all must be fine. So लास्ट वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में समझा था, जिसके साथ में हमारा न्यूट्रिशन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। पूरा न्यूट्रिशन की लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी, हमारी फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। आज हम सेकेंड लाइफ प्रोसेस यानी कि रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? फूड प्लस ऑक्सीजन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। जब भी हम खाना खाते हैं, हम उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, फिर उसके बाद हम उसका ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं। उसके साथ जब ये रिएक्शन होता है, उसके बाद में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। ओके, यही हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। खाने का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराना और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकली है उसका यूटिलाइजेशन करना। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है कि वेस्ट गैस है, तो वो हमारी बॉडी से निकल जाती है। वाटर हमारा जितना यूज़ हो सकता है उतना यूज़ हो जाता है, बाकी एक्स्ट्रा वाटर हमारी बॉडी से निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट और यूरिया। ओके, और एनर्जी का हम यूटिलाइजेशन करते हैं फॉर आर डेली एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग, and we need energy even for breathing and all these functions. Okay, so uses of respiration. अब respiration के दो important uses होते हैं जो होते हैं release of energy from food and second the biosynthesis of cells. Okay, so release of energy तो मैंने आपको बता दिया कि energy निकलती है, उस energy का use हम किस लिए करते हैं? अपनी daily activities running और breathing and all these things में हम अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। बायोसिंथेसिस का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बायोसिंथेसिस का मतलब होता है सेल रिपेयर। हमारे अगर कोई भी सेल डेड हो गए हैं या ख़राब हो गए हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उन्हें रिपेयर करने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, सो अब हम आ जाते हैं ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के डिफरेंस पे। वैसे अभी तक हमको लगता था कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज़ होती है, हम दोनों टर्म्स को एक ही चीज़ ब्रीथिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते थे, ठीक है। लेकिन अभी हमें पता चलेगा कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, सो ब्रीथिंग इज़ अ फिज़िकल प्रोसेस whereas respiration is a biochemical process। यानी कि ब्रीथिंग एक फ़िज़िकल प्रोसेस होती है जो कि फ़िज़िकली होती है, उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। पर रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसमें कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ओके, सो ब्रीथिंग का नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग में क्या होता है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वैसे एक्चुअल में हम कभी भी ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते हैं, हम सारी गैसेस इनहेल करते हैं, क्योंकि हमारी नोज़ पे कोई इंस्पेक्टर या कोई सिक्योरिटी गार्ड तो खड़ा नहीं है जो कि रोक देगा कि बाकी सारी गैसेस नहीं आप अलाउड नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सारी गैसेस इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, पर यूटिलाइजेशन हम सिर्फ ऑक्सीजन का करते हैं। बाकी सारी गैसेस एज इट इज़ बाहर एक्सेल हो जाती हैं, हम बाहर निकाल देते हैं। सो इनहेलेशन एक्सहेलेशन में हम कभी ना ऑक्सीजन लेते हैं और ना खाली कभी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम सारी गैसेस लेते हैं और जितनी ली होती हैं उन्हीं को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को हटा के बस कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाती है उसमें। ओके, सो लेकिन हम अगर यूजेस के हिसाब से देखें तो ब्रीथिंग में हम ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन में ऐसा नहीं होता है। रेस्पिरेशन ब्रीथिंग प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। मतलब ब्रीथिंग तो इन्वॉल्व होती है उसमें, मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस उसमें फूड का भी ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि फूड का ब्रेक डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, देन थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा ब्रीथिंग में यूजेस लंग्स, यानी कि ब्रीथिंग किसका इस्तेमाल करके होता है। ये प्रोसेस जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो लंग्स का इस्तेमाल करके होता है। लेकिन रेस्पिरेशन यूजेस माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल्स वेयर फूड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड।
अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हमें किसी चीज़ को लेकर छोड़ना तो है नहीं, हमें रिएक्शंस भी करने हैं। तो रिएक्शन करने के लिए हमें एनर्जी की भी ज़रूरत होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनर्जी की ज़रूरत किस किस चीज़ में होती है। सो हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी फूड के ऑक्सीडेशन करने के लिए, तो हम इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया में करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में दैट माइटोकॉन्ड्रिया आर दी पावर हाउस ऑफ आर सेल्स। यहीं पे एनर्जी होती है, यहीं पे एनर्जी बनती है। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस परफॉर्म होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। देन आ जाते हैं हम फोर्थ प्रोसेस पे। मेन पर्पस ऑफ ब्रीथिंग इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू बी यूज्ड बाय द बॉडी सेल्स एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। सो ब्रीथिंग का मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना एनवायरनमेंट से, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट गैस है जिसका हमें कोई काम नहीं है, और उसको रिमूव कर देना हमारी बॉडी से। ये मेन पर्पस होता है ब्रीथिंग का। अब रेस्पिरेशन का मेन फंक्शन क्या होता है? मेन पर्पस of respiration is the release of energy from the oxidation of simple food molecules like glucose. ओके, रेस्पिरेशन का मेन फंक्शन होता है रिलीज ऑफ एनर्जी। फिर आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। दो टाइप की रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक। ये क्वेश्चन आ सकता है, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड नेम देम। सो पहला आ जाता है हमारे पास एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन यूजुअली ह्यूमन, डॉग्स, सभी लोग परफॉर्म करते हैं, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट और एनिमल्स में विगोरियस एक्सरसाइजेस के टाइम पर होती है। हमें इसमें डिफरेंस भी देख लेते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। The respiration which takes place in the presence of oxygen is called aerobic respiration, and the respiration which takes place in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. एरोबिक वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें ये एयर की बात कर रहा है जिसमें कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो, तो इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, या उस टाइम पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण एनाएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होती है। एन का मतलब हमें पहले भी पता है, बायोलॉजिकल टर्म्स में एन का मतलब नो होता है और नॉट होता है, और एरोबिक का मतलब होता है हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो तो जो प्रोसेस परफॉर्म होती है उसे हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो सेकेंड पॉइंट है एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन एटीपी फॉर्म एंड एनर्जी प्रोड्यूस इन एटीपी फॉर्म। दोनों में ही एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है, पर एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा रिलीज़ होती है और एनाएरोबिक में कम रिलीज़ होती है। takes place inside the mitochondria of the cell and it takes place inside the cytoplasm of the cell. अब जो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन है वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होती है, पर एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होती है। साइटोप्लाज्म में पहले भी बताया, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि साइटोप्लाज्म एक हमारी सेल्स के अंदर फ्लूइड होता है जिसके अंदर सारी भी हमारे ग्लोबुलसेस और हमारे जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, लाइबोसोम्स, राइबोसोम्स, सब कुछ इसमें फ्लोट कर रहे होते हैं। ये एक लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म जो कि हमारे सेल के अंदर होता है। सो इसके अंदर हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होती है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज इंटू पायरुवेट एसिड इंटू पायरुवेट इंटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 ATP एनर्जी। ओके, यहाँ पे आपको ये पता होना ज़रूरी है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लग रहा है तो पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो वो पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में टूटता है। ओके, फिर उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और 38 ATP एनर्जी रिलीज़ करता है। फिर आ जाते हैं हम इन यीस्ट। अब ये हमें पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट और कुछ एनिमल्स में परफॉर्म होती है जब वो विगोरियस एक्सरसाइज करते हैं। तो यीस्ट वाली इक्वेशन भी इम्पॉर्टेंट है जिसमें कि ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है, पायरुवेट से हमारा C2H5OH इथेनॉल होता है।
ओके, इथेनॉल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और 2 एटीपी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया था कि एनर्जी रिलीज जो होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, वो एरोबिक से कम होती है। एरोबिक में 38 एटीपी हो रही है, जबकि एनारोबिक में सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल टूटकर पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बनाता है। फिर उसके बाद इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और 2 एटीपी एनर्जी रिलीज़ होती है। फिर हमारा ह्यूमन बींग्स वाली इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही परफॉर्म करते हैं ह्यूमन बींग्स, एरोबिक भी एनारोबिक भी। एरोबिक वो सारा टाइम करते हैं, पर एनारोबिक वो बहुत कम करते हैं। जब जैसे हम कोई विगोरियस एक्सरसाइज कर रहे हैं, फास्ट साइकिलिंग और फास्ट रनिंग, तब हमारे मसल्स में, आपने लेग मसल्स में देखा होगा कि टाइट हो जाती हैं। वो क्यों टाइट हो जाती हैं? क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाता है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। ये इक्वेशन हम पहले देख लेते हैं। ग्लूकोज इंटू पाइरुवेट इंटू 2 लैक्टिक एसिड प्लस 2 एटीपी एनर्जी। सो यहाँ पे भी ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल इज ब्रेकिंग डाउन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट, देन लैक्टिक एसिड एंड 2 एटीपी एनर्जी। यहाँ पे भी एनर्जी कम बन रही है, दैट इज़ 2 एटीपी। ये जो लैक्टिक एसिड बन जाता है हमारी मसल्स में, इसको हम फ्री करने के लिए या फिर इस लैक्टिक एसिड को हटाने के लिए, हमारी मसल्स को वापस से सही करने के लिए हम हॉट वाटर बाथ ले सकते हैं या फिर हम मसाज कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचेगा और लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेगा। ओके, फिर एनिमल्स हु परफॉर्म दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आर डॉग, कैट, बर्ड एंड लिजार्ड एक्सेट्रा। यानी कि सारे ही एनिमल्स एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, पर एनारोबिक यीस्ट और कुछ एनिमल्स, ये खाली ह्यूमन बींग्स की इक्वेशन थी, कुछ एनिमल्स लाइक कैट, डॉग भी परफॉर्म करते हैं ये, जब वो रिदमिक एक्सरसाइजेस करते हैं। ओके, सो और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारे पास, दैट there are how many respiratory gases and what are they। so हमारे पास 2 तरीके की रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं, जो कि होती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, और प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा।